जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बैलेंस शीट के ऊपर ही है, जो एस पर 350 आया है और उसके बाद एक इंडिविजुअल और जो छोटे बिजनेसेस हैं बेसिकली उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जो पार्टनरशिप फर्म है, स्मॉल कंपनीज हैं या एक इंडिविजुअल है जिसने एक बिजनेस चला रहा है, जिसने बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग करनी है। पिछले दो जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी काफी डिटेल में डिस्कस किया। उसकी सबमिशन किस तरह करनी है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आपने पोर्टल के ऊपर जो है वो किस तरह जाके बैलेंस शीट को फाइल करना है। लेकिन पिछले 5-6 दिन पहले इसके ऊपर अपडेट आई थी, तो आई थॉट कि मुझे भी इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। किसी को अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे ईमेल एड्रेस मैंने मेंशन किया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे ईमेल करके इसकी रिक्वायरमेंट बता दें कि मैं आपको बैलेंस शीट के साथ इसका जो फाइल है मैं आपको ईमेल के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें काफी डिटेल में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर हम लोगों ने ये काफी डिटेल डिस्कस किया था कि पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या चीजें डिक्लेयर करनी है, बैलेंस शीट में क्या चीजें दिखानी है और किन किन लोगों के ऊपर ये एसआरओ अप्लाई नहीं होता। तो आज का टॉपिक है जी कि आपने पोर्टल के ऊपर जाके बैलेंस शीट फाइल करनी है। आपने अगर फिजिकली जाके जमा करवा दिए तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पोर्टल पे जाके भी एक दफा जाके उसको अपलोड कर दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, irs.fbi.gov.pk पे आप लॉगिन करेंगे। वेबसाइट पे आप लॉगिन करने के बाद अपने यूजर आईडी पासवर्ड के बाद लॉगिन करेंगे। ये आपके पास मेन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने जाना है रजिस्ट्रेशन के टैब में, फॉर्म्स, और ये आपको सेकंड कॉलम में नजर आ रहा है 14(1) सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन टू ऐड द बैलेंस शीट अंडर रूल 5 सब रूल 2 एंड क्लॉज एफ सेल्स टैक्स। इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये आपका सीएनआईसी टैक्स पीरियड 2024 लिखेंगे तो ये पूरा साल आ जाएगा यहाँ पे। कंटिन्यू करेंगे। ये आगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने डाटा ऐड करना है और बैलेंस शीट की जो सबमिशन है वो इस फॉर्म के थ्रू हो रही होगी। ठीक है, अब देखें इस पे ड्यू डेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो 13 आज की डेट वो पिक कर रहा है, जिस डेट पे मैं इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि अभी इसकी वैसे ड्यू डेट तो है 6 अप्रैल है, लेकिन क्योंकि नया रूल है और एक्सपेक्टेड ये है कि इस पे इतनी वो पेनल्टीज वगैरह नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें फाइलिंग के ऊपर डेट्स के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मेजर चीज़ जो ये है जिस पे फोकस करना चाहिए वो ये है कि आप अपना डाटा उसको सबमिट कर दें। अगर आपने फिजिकली कर भी दिया है तो भी ये ऑनलाइन करने, अगर नहीं किया है तो ऑनलाइन अब आप कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके एफबीआर हाउस में विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये फॉर्म ओपन करना है। यहाँ आप सिंपल उसको बता दें, भाई आई एम फाइलिंग बैलेंस शीट डेटा एज ऑफ 31st, या जो भी आपके पास अवेलेबल डाटा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 30-31 मार्च का डाटा अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो रेडीली अवेलेबल डाटा पड़ा है आप उसी को रिपोर्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा डाटा डालूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लाइंस करना ज्यादा जरूरी है। बाद में आपको वो ये नोटिस करेगा ना कि आपने इस डेट का डाटा दे दिया, हमें इस डेट का चाहिए, उसमें नॉन कंप्लाइंस नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको फर्दर एक टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मीनवाइल जो डाटा अवेलेबल है आप उसको जान लीजिए, लेकिन आइडियली 31 मार्च 2024 का डाटा आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप सिंपल इतना भी लिख दें तो उसमें कोई मतलब ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। सिंपल आप इसको ये वन लाइनर लिख सकते हैं। डेटा टैब, दैट इज द मेजर टैब, उसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट, एक सिंपल एक फन टैब है बैलेंस शीट की। इसके अंदर वो आपको अपना उसने फॉर्मेट दे दिया। अब हमने जो फॉर्मेट यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे हमने काफी डिटेल में चीजें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। उसने जरा थोड़ा सा उसको कंसाइज कर दिया, लिमिटाइज कर दिया उसको, कि आप उसको उस एक फॉर्मेट के डाटा इसको डाल के दे दें। अब टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमारे पास ये आ रही 7.68 मिलियन की। सिंपल आप इसको यहाँ पे कॉपी कर दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला 2 मिलियन, ये यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन हमने ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ जाए। करंट क्रेडिटर्स एंड स्लैश पेबल्स, अब यहाँ पे क्रेडिटर स्लैश पेबल्स, उसके बाद अदर लाइबिलिटीज, दो चीजें आ रही है। हमने यहाँ पे ट्रेड पेबल, अक्रूड लाइबिलिटीज एंड अदर पेबल लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इन दोनों को क्लब कर दें, तो ये बनता है 1,720,000, 1,720,000। और अदर लाइबिलिटीज में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3,20,000, ये अब यहाँ पे लिख दिया। टोटल एसेट्स आपने डाले, टोटल एसेट्स हमारे पास ऊपर आ रहे हैं जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में 7.68 मिलियन, वो यहाँ लिख दिए। फिक्स एसेट्स इसके अंदर हमने यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि ये आ रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो आप यहाँ मेंशन कर दें। एडवांसेस डिपॉजिट्स प्रीपेमेंट्स ये आप
क्लब कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस इनकम टैक्स है, ये भी आपका एडवांस डिपॉजिट्स के अंदर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप इसी के अंदर क्लब कर लेंगे, क्योंकि सेपरेट उसकी टैब अवेलेबल नहीं है। डेटर्स की इन्वेंट्री की टैब अवेलेबल है, तो ये डेटर्स और ये इन्वेंट्री। उसके बाद बैंक बैलेंसेस ये नीचे आ रहे हैं, वो भी अवेलेबल। अदर एसेट्स हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको या तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अदर एसेट का पार्ट बना लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि हम जो एडवांसेस हैं वो ये क्लब कर लेते हैं, 2,10,000, जो कि ये आ गए। ठीक है, डेटर्स हमारे पास हैं जी 1.5 मिलियन के, वो हमने यहाँ लिख लिए। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो आपका है वो है 6 लाख रुपए का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैंक बैलेंसेस अब आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, आप उसको 9 लाख रुपए के यहाँ लिख दें। अदर एसेट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, अब यहाँ पे हमने कैपिटल और सीधा उसके बाद वो हमें ले गया पेबल्स की तरफ, और जो बोरिंग्स है। हम लोगों ने अपनी कैपिटल में इक्विटी के अंदर एक्यूमुलेटेड रिटर्न अर्निंग भी लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि अब वो कैपिटल के अंदर टोटल पूछना चाह रहे हैं, तो आप टोटल 5.2 मिलियन है, तो आप टोटल यहाँ पे मेंशन कर दो 5.2 मिलियन, क्योंकि आपका बिजनेस कैपिटल जो जिससे आपने स्टार्ट किया वो प्लस उसमें आज तक के प्रॉफिट शामिल होते हैं। टोटल कैपिटल वो इस तरह उसको लेके चल रहा है, तो आप उसको टोटल भी उसको 5.2 मिलियन पे दिखा दें, भाई मेरा 5.2 मिलियन का कैपिटल है एज ऑफ 31 मार्च। जब आप डेट रिपोर्टिंग चेंज करेंगे, हो सकता है ये कैपिटल चेंज हो जाए, क्योंकि आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी उसमें एडजस्ट होगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो आप जो भी नंबर आपका निकलेगा, आप उसने वहाँ पे आपने उसको जो भी नंबर होगा आपने उसको वहाँ पे रिपोर्ट कर देना। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने यहाँ पे डाली है, सिंपल। अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब इसके दो तीन जो एक चीजें समझ में आती हैं कि हो सकती हैं, कि जैसे आपने जब इसको सबमिट किया, तो आपका जो डाटा जब सबमिट होता है वो चला जाता है आउटबॉक्स के अंदर। ठीक है, आउटबॉक्स में वो फिर अवेटेड एक्शन फ्रॉम एफबीआई लिखा हुआ आ रहा होता है। अब यहाँ पे जाके जब तक आपका वो डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी रिटर्न फाइलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिस्टम में उसकी अप्रूवल कमिश्नर ने देनी है कि भाई ठीक है डाटा ओके है, इसकी रिटर्न फाइल कर ले। जब तक वो आपका फॉर्म आउटबॉक्स में रहेगा, आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब इसकी क्या वजह हो सकती है? अब ये एक तो ये है कि जी एक इतना कम ह्यूज फॉर्म में डाटा अवेलेबल होगा, काफी लोग इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर एक का डाटा जाके ये अगर मैन्युअली देखा जाएगा तो काफी लंबा टाइम लग सकता है, 10-15 दिन भी लग सकते हैं कि सारा डाटा गो थ्रू किया जाए, और फिर जाके एक एक करके सिस्टम में जाके सबको ओके किया जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सिस्टम को ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स बता दिए हो कि भाई ये बैलेंस शीट का डाटा है। जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी जो सेल्स का डाटा है वो आपका आपका जो बिजनेस कैपिटल है उसके 5 टाइम्स नहीं होना चाहिए किसी भी महीने के अंदर। अब हम लोगों ने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाला हुआ है। अभी हमारा कैपिटल अगर हम लें 5.2 मिलियन, इसका हम मल्टीप्लाई बाय 5 करें, तो ये निकलता है 26 मिलियन। ठीक है, अब ये तो टोटल कैपिटल है जो कि हर महीने जो है प्रॉफिट के बाद चेंज होता है। अब अगर हम इस कैपिटल को लेंगे तो उसका 5 टाइम लेंगे तो 10 मिलियन आएगा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर उसने बाइफिकेशन नहीं हमसे मांगी कि कैपिटल के अंदर आपकी रिटेन अर्निंग और बिजनेस कैपिटल का क्या पार्ट है, तो उसने टोटल ही मांगा है, तो हम टोटल के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। 26 मिलियन निकलता है। इसका मतलब है कि आपकी सेल किसी भी महीने में जिस पीरियड की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जुलाई से लेके मार्च तक का आपने यहाँ पे डाटा ये बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें किसी भी महीने में आपकी सेल आपके कैपिटल से के 5 टाइम्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि किसी भी महीने में अगर आपकी सेल 26 मिलियन से ज्यादा हो गई है, 26.3 मिलियन से ज्यादा हो गई है, तो वो उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। वो आपको उसको हाईलाइट कर सकता है, अगर वो सिस्टम में उसने पैरामीटर डाल के दिए हैं एफबीआर ने, कि भाई अगर किसी भी महीने में जो आपने सेल से रिटर्न फाइल की हुई है, किसी भी महीने में अगर आपकी सेल जो आपने बैलेंस शीट रिपोर्ट की है उसके कैपिटल के 5 टाइम्स ज्यादा है, तो वो वहीं पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा या कोई आपकी नोटिफिकेशन इशू कर देगा, भाई ये इसकी आप हमें रीजन बताएं, शो कॉज इशू कर देगा कि हमें रीजन बताएं। तो फिर हम जाके आपको जस्टिफाई अगर होती है तो फिर आपको हम अलाउ कर देंगे, अदरवाइज फिर आप ये जो इसकी जो भी एक पेनल्टी है या जो भी आपकी इंक्वायरी है वो फिर आपको कर सकता है कि भाई किस तरह इतनी ज्यादा होगी, आपके 5 टाइम से ज्यादा क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस साइकिल इतना नहीं है, तो हमने 5 टाइम से भी ज्यादा आपकी सेल एक्सीड कर गई, तो उसकी भी आपको रीजन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं, अगर होगा मैं पिछली वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उस वीडियो को भी एक दफा देख लें, एक डिटेल में एक दफा समझ लें किस तरह ये फॉर्मेट बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये फॉर्मेट बना बनाए आपको मिल जाए, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल ड्रॉप कर दें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जितने भी लोगों की मुझे काफ़ी ईमेल्स जब से मैंने वीडियो अपलोड की है, काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल किया है, मैं उसी वक्त रिप्लाई कर देता हूँ, या जब भी मुझे मौका मिलता है नोटिफिकेशन देखने का, मैं साथ ही उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं मुझे हमें इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना के दें, तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह लाजमी अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों की जो भी कंसर्न्स है वो एड्रेस हो। अच्छा, गेटिंग बैक टू द टॉपिक,
ये डाटा आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद अटैचमेंट में जब आप जाएंगे, अटैचमेंट में जाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है ये वाला, इसको आप या तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर आप एक्सेल में डालना चाहते हैं तो नो इशू, आप इसको ही सेव कर लें और यहाँ पे आप अटैचमेंट में आके ये फाइल जहाँ भी आपने सिस्टम में सेव की हुई है उसको जाके आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद असाइनमेंट में जब आप जाएंगे, यहाँ पे अभी तक आपको कोई भी, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने जैसे फॉर्म सबमिट कर दिया, अब एफबीआर की तरफ से कोई अगर इंक्वायरी आई है तो वो आप इस फॉर्म को जब ओपन करोगे, असाइनमेंट पे जाओगे, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई कमिश्नर की तरफ से या एफबीआर की तरफ से ये क्यूरी है, उसको ओपन करेंगे, जो भी वो पूछ रहा होगा उसका रिप्लाई करेंगे तो फिर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी कि एफबीआर ने आपसे ये पूछा, आपने आगे ये जवाब दिया, फिर एक पूरा ट्रेल आ रही होगी। ये सब कुछ करने के बाद आपने डाटा सेव कर लेना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका ये जो फॉर्म है वो आउटबॉक्स के अंदर आपको विजिबल होगा। ये जब आप वापस जाएंगे आउटबॉक्स में, तो यहाँ लिखा आ रहा होगा अवेटिंग एक्शंस बाय एफबीआर। यहाँ जो भी चीजें आप सबमिट करते हैं एफबीआर की तरफ से पेंडिंग होती हैं, उसकी अप्रूवल होती है या रिजेक्शन होती है, वो यहाँ पे पेंडिंग होती है। जब तक ये कंप्लीटेड टास्क में नहीं चला जाएगा फॉर्म, आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है कि सिस्टम को किस तरह एफबीआर लेके चलेगा या ऑटोमेटिक उसको करेगा। अगर ऑटोमेटिक करेगा फिर तो इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि काफी लोगों को भी समझ आ जाएगा कि सिस्टम क्या चीजें चेक करता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपन डाटा मैनिपुलेट करेंगे और सिस्टम को वो बाईपास कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन इस चीज का फायदा सिर्फ तभी है एफबीआर को कि वो एक एक डाटा मैन्युअली जाके गो थ्रू करें और फिर जाके उसके ऊपर अप्रूवल दें, या कोई रिजेक्शन लगाने तो रिजेक्शन लगाएं, या कोई शोकस करना तो शोकस करें। ठीक है, लेकिन इट इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी और एक्सपेक्टेड है कि इस पे काफी जो टाइम है और दिन है वो रिक्वायर्ड होंगे। प्रॉब्ली फिर 10 to 15 डेज तो लाजमी लग जाएंगे, क्योंकि अभी आजकल तो वैसे ईद हॉलीडेज चल रही हैं। अभी मंडे से नॉर्मल एक वर्किंग स्टार्ट होगी, उसके ऊपर फिर डाटा कंपाइल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कर दिया होगा, सबमिट कर दिया होगा। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि विद इन नेक्स्ट वीक या उसके बाद विद इन दिस मंथ एक्सपेक्टेड है कि वो काफ़ी लोगों को जवाब आना शुरू हो जाएंगे कि उनका अप्रूवल हो गई है, या उसमें कोई नोटिफिकेशन या कोई कह सकते हैं कि कोई इंक्वायरी जो है वो उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कंप्लीट वीडियो थी रिगार्डिंग जो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाए उसी की कंटिन्यूटी में था कि बैलेंस शीट को ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, और अगर आपका डाटा आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है तो फिर उसका क्या मतलब है और उस पर कितना टाइम लग सकता है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपका अगर आउटबॉक्स में पड़ा है तो एफबीआर के पास पड़ा है, आपकी तरफ से तो वो सबमिशन डेट तो उसके बाद चली गई है, डाटा आपने सबमिट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने किसी प्रीवियस डेट का डाटा सबमिट किया है, जैसे 30 जून 2023 को सबमिट किया है, तो आप मीन अपना 31 मार्च तक का डाटा एटलीस्ट अपडेट कर लें, क्योंकि अगर आपको नोटिस आता है तो तब तक आपके पास वो डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी हमारी वीडियो डिस्कशन होगी। अब एक चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है, जो एक मैंने रिक्वेस्ट भी करनी है आप लोगों से। ये मैंने अपने आपकी स्क्रीन के सामने जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाना है। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, मेरा जो सब्सक्राइब जो ऑडियंस है वो ओनली 14% है जो कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जबकि मेरा जो नॉन सब्सक्राइब और जो वॉचर है या जो मेरा टाइम जो लोग लोग मेरी वीडियोस पे स्पेंड करते हैं वो 86% है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, या अगर आपको नॉलेजेबल लग रही है कि यार आपकी एक नॉलेज आपके मतलब बेहतर आपके समझ में आता है, तो आप इसको आगे शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि एक मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने के लिए और नए तरीके से इसको प्रेजेंट करने के लिए, ताकि नई नई वीडियोस मैं बनाता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि लोगों को पसंद आ रही है और लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी एक आसानी हो, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए मैंने जर्नी स्टार्ट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।